हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। और मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज हम इंसोलेशन हीट बजट इन अर्थ यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है या सूर्य ताप की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट रूप से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हीट जो अर्थ को मिलती है, जो ऊष्मा अर्थ को मिलती है, आप सभी को पता है कि सूर्य ही हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। यानी सूर्य विकिरण ही, जो रेडिएशन जो सूर्य से मिलती है वही पृथ्वी पर पहुंचकर सूर्य ताप का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसे पृथ्वी को यानी अर्थ को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। और अधिकांश भाग जो है ताप जो है या प्रकाश है या ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है। और तापमान की अधिकता एवं न्यूनता यानी दोनों ही दशाएं मानव जीव जगत एवं वनस्पति जगत के लिए हानिकारक है। यानी तापमान टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। और इसके बारे में अगर करें तो ये जो रेडिएशन निकलती है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे हम कहते हैं, इसे मेजरमेंट माइक्रोन इकाई के माध्यम से किया जाता है। और सूर्य ताप तो आप समझ गए कि वह सूर्य ताप वह दर है जिसे पृथ्वी की क्षैतिजीय सतह द्वारा विकिरण ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी इंसोलेशन वर्ड ही ऐसा है, इन प्लस शो प्लस एशन, अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है। तो सूर्य से विकिरण प्राप्त ऊर्जा से ही हमारी पृथ्वी को हीट प्राप्त होती है, ये सभी जान गए होंगे। और अब बात चलती है हमारे टॉपिक पे कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन किस प्रकार बनता है। तो पृथ्वी में ताप शक्ति चाहे जितनी अधिक मात्रा में प्राप्त होती हो, ये विकिरण द्वारा ही मिलती है। ठीक है, तो अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि हम ऊर्जा को जो है, ऊष्मा को जो है, जो सूर्य से लगभग 100 यूनिट मान सकते हैं, या हमने परसेंटेज प्रतिशत लिया है भी 100% जो ऊष्मा जो हमें मिल रही है, तो उसमें से लगभग आपने देखा होगा कि 6% जो पार्ट है, यानी जो वायुमंडल की ऊपरी परत जो होती है, ये धूल कण अवशोषित कर लेते हैं। यानी 6% का पार्ट जो रहता है धूल कणों के माध्यम से। उसके बाद 100 माइनस 6 यानी 94% या 94 यूनिट बचेगी। इसके बाद 27% जो हमारे बादल से है, क्लाउड्स जो है, वो जो रेडिएशन निकलती, सूर्य से रेडिएशन मिलती है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी 27 एंड प्लस 6। और उसके बाद में जो ग्लेशियर जो रहते हैं उसमें से 2% यानी 2 यूनिट जो होती है, जो ग्लेशियर से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाती है। तो 27 प्लस 6 प्लस 2, 27 6 33 प्लस 2 यानी 35 यूनिट जो है, 35 यूनिट कह सकते हो, या 35% भाग जो है फिर से अंतरिक्ष में चला जाता है या ऑब्जर्व हो जाता है, जिसे पृथ्वी का एल्बिडो नाम दिया गया है। सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि पृथ्वी का एल्बिडो ही इसे कहा गया है। अब बात आती है कि जब आपने 35% ऊर्जा का ऑब्जर्वेशन हो चुका है, उसके बाद में जो 14% है यानी 14 यूनिट जो है वो वायुमंडल के अंदर ही अवशोषित हो जाती है। 14 यानी 65 से 14 के 51 यूनिट यानी पूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर 51 यूनिट पृथ्वी को प्राप्त होती है। और इस प्रकार पृथ्वी से पूरी ऊर्जा प्राप्त होने के बाद जो ऊष्मा का संतुलन बनता है, यानी आप आगे देखेंगे इसको कि हमने देखा कि पहले 35 यूनिट पृथ्वी की जो एल्बिडो के नाम से जानी गई, उसके बाद में 14 यूनिट वो निकल गई, तो 35 14 49 यूनिट लगभग ऑब्जर्व हो चुकी थी और 51 यूनिट पृथ्वी को प्राप्त हुई ऊष्मा के रूप में। अब बात आती है कि ऊष्मा का संतुलन या हीट बैलेंस कैसे बनता है। कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती है ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचयन हो सके। अब पृथ्वी द्वारा होने वाले विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। इन्हीं तरंगों में वायुमंडल का निचला भाग भी गर्म हो जाता है। अब पृथ्वी का यह नियम है कि सूर्य से प्राप्त की 51% ऊर्जा को वायुमंडल में किसी न किसी प्रकार से वापस कर देना है।
जिससे मैं अपना औसत वार्षिक तापक्रम नियमित रूप से सामान्य रख सके। अब ये बात आप जान चुके हैं कि एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी पर वायुमंडल में लगातार गर्म होते हैं, है ना, और नए ही ठंडे, अर्थात पृथ्वी को सौर विकिरण से जितने अधिक ऊर्जा मिलेगी पृथ्वी के द्वारा उतना ही अधिक ऊर्जा का निष्कासन होता रहेगा। यानी जितनी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचेगी उतना ही वापस पृथ्वी बाहर फेंक देगी। यदि पृथ्वी कम ऊर्जा का निष्कासन करती है, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अर्थ कम ऊर्जा का निष्कासन करती है तो सूर्य विकिरण की मात्रा में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यानी पृथ्वी से जो ऊर्जा एक्सेप्ट की गई थी अगर वो जा रही है, पुनः ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कम मात्रा में जाएगी तो जो रेडिएशन जो अर्थ पे आ रहे हैं इससे मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति देखी जाए कि सूर्य की जो विकिरण की मात्रा है कम आ रही है तथा पृथ्वी से विकिरण अधिक हो रहा है, यानी सूर्य की रेडिएशन जो कम मिल रही क्योंकि बाकी वायुमंडलीय या मौसम की स्थिति से ऑब्जर्व होगी किसी कारणवश, तो पृथ्वी से विकिरण अधिक होगा, तो उस स्थिति में पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यही बात स्टार्टिंग में जब 4.6 बिलियन ईयर्स जब पृथ्वी अर्थ बनी और उसके बाद में लगभग आधा समय निकल गया, तब अर्थ कई मायने में लो टेम्परेचर की ओर चली गई थी। कहते हैं ना आइस टाइप में पृथ्वी जम चुकी थी, एक बार नहीं कई बार जमी है, फिर धीरे धीरे फिर से वायुमंडलीय स्थिति या ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से विस्फोट और या जो उल्कापिंडों की बौछार की वजह से भी पृथ्वी का दोबारा टेम्परेचर गर्म हुआ। तो ये प्रक्रिया बार बार चली, लास्ट में जाके अर्थ वायुमंडलीय स्थिति पैदा हुई। तो ये आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बात आप जान गए कि पृथ्वी का टेम्परेचर किस प्रकार बढ़ रहा है, किस प्रकार कम हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जब रेडिएशन पृथ्वी सीधा रिफ्लेक्ट करती है तो यानी पृथ्वी के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि जो ऊष्मा बजट है 51% तो पृथ्वी तक पहुंच गया, 51% जो ऊर्जा मिली है। अब उसके बाद देखिए कि 51 का जो है 17% भाग जो है सीधा पृथ्वी अंतरिक्ष में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। 17% भाग जो है वायुमंडल में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और 17 रिफ्लेक्ट होने के बाद 34% जो है 34% वायुमंडल के अंदर और रिफ्लेक्ट हो जाता है या अवशोषित हो जाता है। अवशोषण किसके द्वारा होता है कि संघनन और संवहन दो क्रियाएं जब चलती है, उन दोनों क्रियाओं के माध्यम से या अन्य 1-2-7 क्रियाएं चलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होने की वजह से ये 34% भाग भी अंतरिक्ष में पुनः लौट जाता है। तो इस प्रकार 51% जो प्राप्त हुई वो 51 पुनः पृथ्वी की ओर चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 35% एल्बिडो, 6% धूलकण और 27% बादल और 2% जो है ग्लेशियर ने ऑब्जर्व किया। और उसके बाद में जो बाकी 65 यानी 65 एल्बिडो वाला पार्ट जो है 65% बचा, उसमें से 14% वायुमंडल ने कर दिया और 51% जो था 51 बचा, यानी 65 में से -14 हुए तो कितने बचे 51। अब 51 में से क्या हुआ 17% तो सीधा चला गया अंतरिक्ष में और 34% जो है ये फिर से वायुमंडलीय स्थिति के अंदर अवशोषित या प्रक्षेपित हो गया। तो इस प्रकार पृथ्वी का ऊष्मा बजट लगातार बना रहता है और जितनी ऊर्जा पृथ्वी एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी पुनः अंतरिक्ष को लौटा देती है। इस प्रकार ये जैसे एक चक्र का रूप चलता रहता है। जैसे पृथ्वी के रोटेशन की वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जब हवाएं चलती है या महासागरीय धाराएं जो बहती है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध की स्थिति एकदम विपरीत स्थिति में धाराएं बहती है। अटलांटिक महासागर का उत्तरी क्षेत्र और अटलांटिक महासागर का दक्षिणी यानी विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे जो सिचुएशन बदलती है, उस सिचुएशन को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। यानी पूरी पृथ्वी का जो संचालन है, चाहे वो अपने डेंसिटी पे, अपने रोटेशन पे या सूर्य के जो चक्कर लगाती है उसके ऊपर भी आप पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट रहा है
और भी अगर इसमें कुछ देखें कि इसका पृथ्वी के इस 51 में से 17% हमने बताया ना, 17% शून्य में चला जाता है। ठीक है, तो अब आप जो डायग्राम आप देखेंगे अभी, इसी डायग्राम की वजह से आप देखेंगे मैंने पृथ्वी का ऊष्मा बजट बहुत ही कम शब्दों में पूरा बताने का प्रयास कर दिया है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम की वजह से जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है, और ये हॉरिजॉन्टली इसका प्रभाव रहता है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों को तापमान कम होता है, ठीक उसी प्रकार दातल से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान घटता जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है, और वायुमंडल में धरातल से ऊपर की ओर तापमान में जो ह्रास की दर को तापमान की ऊर्ध्वाधर या प्रवणता या अथवा ताप ह्रास दर भी कहते हैं। एक नया टॉपिक इससे जुड़ा रिलेटिव है, मिल गया है, तो आपको पता ही है। और फिर अगर लेयर्स, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, अगर उन लेयर्स को जब हम जानें तो आप इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं कि किस प्रकार टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में और ओजोन परत का किस प्रकार योगदान रहता है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटिव करके अगर पढ़ें तो और क्लियर टॉपिक हो जाता है। एक विशेष पॉइंट इसमें बता देता हूँ कि जो पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण जो होता है, पृथ्वी से जो विकिरण निकलते हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलते हैं, जिसे दीर्घ तरंग या धरातलीय तरंग या पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। और सूर्य विकिरण का संपूर्ण ताप पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। संपूर्ण सौर विकिरण का केवल 1/2 के अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आ पाता है। बाकी ताप वायुमंडल द्वारा शोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन की क्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है। रेडिएशन के बारे में आपको पता है, या अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आपको पता ही है, जो हमारी जो ओजोन परत है अल्ट्रा वायलेट किरणें को सोख लेती है। तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद, और चैनल से जुड़िए।